So we're talking about a very very important topic today, जिसका है नाम अनीमिया। और अनीमिया अपने आप में एक बीमारी नहीं है, अगर हम ये कहें तो अनीमिया एक लक्षण है। अनीमिया एक बाई प्रोडक्ट है, बीमारी उसकी कुछ भी हो सकती है। सो ये उसका एक बाई प्रोडक्ट है। सो बाई प्रोडक्ट, अब अनीमिया इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए कि व्हाई शुड वी टेक अनीमिया सीरियसली? बिकॉज it is not only about feeling tired, feeling lack of energy, but it can actually lack of hemoglobin can affect your entire body। और ये बहुत ही रेलिवेंट है छोटे बच्चों में एंड विमेन में। अनीमिया एक बहुत अंडर डायग्नोज प्रॉब्लम है। पीपल डू नॉट फील दैट इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ डे टू डे एक्टिविटी की टायर्ड होना, बाल गिरना, कंसंट्रेशन ना होना, ये तो होता है जी, ये तो रूटीन का पार्ट है। इसलिए हम लोग ये ध्यान ही नहीं देते कि अनीमिया की वजह से होगा या अनीमिया की वजह से इतना कुछ हो सकता है। अगर हम अनीमिया को ट्रीट नहीं करते तो ना सिर्फ हम टायर्ड फील करेंगे और बॉडीली सिम्टम्स फील करेंगे, बल्कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में कार्डियोवैस्कुलर हार्ट फेलियर हो सकता है अनीमिया की वजह से, और हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो सकती है जिसकी वजह से हमें कोई भी इन्फेक्शन लग सकता है। WHO की स्टडी के हिसाब से इंडिया जैसे कंट्री में जो हाईएस्ट प्रेवलेंस है अनीमिया की दुनिया में अक्रॉस और देशों में, इवन जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनसे भी ज्यादा इंसिडेंस हमारे देश में है बिकॉज ऑफ हमारी फूड हैबिट्स की। मोस्टली पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन डाइट में आयरन कम होता है। हमारी यूजली कुकिंग जो है वो ओवर कुकिंग इन्वॉल्व होती है, जिसमें या तो हम चीजों को तलते हैं या उनको पका पका के ओवर कुक कर देते हैं। और ये भी है कि जो बर्थ रेट है वो हायर है कुछ एरियाज में, जिसकी वजह से जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं और जो न्यूट्रिशन जो हीमोग्लोबिन जो आयरन बच्चे को जाता है दूसरी प्रेगनेंसी से पहले, वो डेफिसिट पूरा नहीं हो पाता है। सो अनीमिया का मतलब है एनीमिया मींस लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, और इसके बेसिकली हमारे हीमोग्लोबिन में सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिकाएं। उनकी क्वांटिटी अगर कम हो जाए, उनका साइज छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए तो उसमें अनीमिया हो सकता है। अगर मैं आपको नॉर्मल आरबीसी की शेप दिखाऊं तो ये लेफ्ट साइड में नॉर्मल आरबीसी है जो कि सिमिलर शेप की हैं, सारी एक जैसी दिखती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन से रेड पिगमेंट भी यूनिफॉर्म है। दूसरी तरफ सेल्स कुछ छोटी हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं और उनका पिगमेंट भी कम हो गया है। जो एनीमिया की डेफिनेशन है आदमी और औरतों में भिन्न होती है। आदमी का नॉर्मल हीमोग्लोबिन 14 होता है, तो उसमें 13.5 से कम का अगर हीमोग्लोबिन है तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। महिलाओं में ये नंबर 12 है और 12 के नीचे हीमोग्लोबिन है। ये WHO के हिसाब से हम कैसे ग्रेडिंग करें उसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। एनीमिया के केसेस जो इंडिया में हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक स्टडी जिसमें लगभग 4000 बच्चों के 12 साल से कम उम्र के बच्चों के स्कूल गोइंग बच्चों के सैंपल लिए गए, तो ये पाया गया कि उनमें कम से कम 75% बच्चों को किसी ना किसी तरह की खून की कमी है, चाहे कम है, मध्यम है या ज्यादा है। और लगभग 5 से 6% ऐसे हैं जो सिवियरली एनीमिक हैं, जिनका हीमोग्लोबिन 7 से भी कम है। सो अब हम थोड़ा बहुत बात करेंगे ये हीमोग्लोबिन कैरिंग सेल्स होती हैं उनके बारे में। हम जानते हैं कि ब्लड में लगभग हमारा जो ब्लड है उसमें मेनली 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं या 3 सेल्स होती हैं। जो पहली है वो रेड ब्लड सेल्स, जिसके अंदर हमारा हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन के भरे हुए पेन से की छोटे छोटे गोले होते हैं या बॉम्ब होते हैं या बैग्स होते हैं जो इकट्ठा हीमोग्लोबिन को कैरी करते हैं और जिससे हम ऑक्सीजन को खून में अच्छे से कैरी कर सकते हैं, ताकि हमारी हर एक सेल सांस ले सके, एनर्जी बना सके और एनर्जी को यूटिलाइज कर सके। जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो कॉन्केव डिस्क जैसी होती हैं, जो डिस्कस थ्रो हम करते हैं, आप सोचिए वैसी ही डिस्क पर दोनों तरफ से भरी हुई बंद है और फ्लेक्सिबल है। वो छोटी छोटी नलियों के थ्रू ऐसे मुड़ तुड़ के आसानी से जा सकती है। लगभग 24 लाख आरबीसीज हमारी आपकी सबकी हर सेकंड बन रही हैं और खत्म भी हो रही हैं। तो जो डेवलप्ड आरबीसी होती है सेल में, शरीर में या खून में लगभग 3 महीने तक रहती है। इसीलिए जब वो हम शुगर के लिए टेस्ट करते हैं पेशेंट्स को कि उनका कंट्रोल कैसा है, ग्लाइकोसाइलोटिल हीमोग्लोबिन, तो हम कहते हैं पिछले 3 महीने में कैसा रहा, क्योंकि ये आरबीसी के अंदर रहता है। सो ये आरबीसी के बारे में है। महिलाओं में 4 से 5 मिलियन मतलब 40 लाख से 50 लाख आरबीसी होते हैं, थोड़ी से ब्लड की मात्रा में, किसमें 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड में। आदमियों में ये संख्या थोड़ी और ज्यादा होती है, 5 से 6 की।
जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, हाई आल्टीट्यूड पे रहते हैं, उनमें ऑक्सीजन टेंशन कम होने के कारण शरीर अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लेता है कि उनमें ज्यादा आरबीसी होती हैं। हर एक आरबीसी में 2.7 करोड़ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं, और हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 आयरन के हेड्स होते हैं, जिनको अपन हीम पार्ट बोलते हैं। खैर, आप इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स में ना भी समझना चाहें तो सिंपल बात यह है कि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन होता है और आयरन होता है, और ये हमारी आरबीसी के अंदर भरा हुआ होता है। जब ये कम हो जाए या अबनॉर्मल हो जाए तो उससे खून की कमी हो जाती है। सो ये ऐसे नॉर्मल आरबीसीज दिखती हैं। तो क्या सारे वर्टिब्रेट्स में आरबीसीज होती हैं? जैसे ह्यूमन में आरबीसी होती है, और काउ में भी आरबीसी होती है, कैमल्स में भी होती है, डॉग में भी होती है, कैट्स में भी होती है। सारे के सारे जिनको वर्टिब्रल कोड है, जिनको वर्टिब्रेट बोलते हैं हम, उनमें हीमोग्लोबिन में आरबीसी के थ्रू जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि कौन सा ऐसा वर्टिब्रेट है जिसमें आरबीसी होती ही नहीं? हीमोग्लोबिन सिर्फ खून में घुला होता है। सो ऐसे कुछ क्रोकोडाइल्स हैं और फिशेस हैं जिनमें आरबीसी नहीं होती। दे लिव इन अ वेरी ऑक्सीजन रिच कोल्ड वाटर, सो उसमें डायरेक्टली हीमोग्लोबिन के थ्रू ही ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाता है। सो आरबीसी हमारी बनती है बोन मैरो में, जिसको हम कहते हैं आरबीसी इज लॉन्ग बोन, स्पेशली जो हमारा फीमर है, जो हमारा थाई की हड्डी है, इन सब में मोस्टली हमारा हीमोग्लोबिन बनता है। और हीमोग्लोबिन को कंट्रोल करता है एक हार्मोन, जो कि अपना किडनी में जो हार्मोन है वो इसको कंट्रोल करता है। उसके थ्रू हम एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक सब्सटेंस बनाते हैं। सो एरिथ्रोपोइटिन हीमोग्लोबिन को बढ़ा देता है। और टेक्निकल रेटिकुलोसाइट्स वो सेल्स होती हैं जो प्रिकर्सर सेल्स होती हैं, जो बेबी सेल्स होती हैं। रेटिकुलोसाइट से फिर मैच्योर अपनी आरबीसीज बनती हैं। तो जो आरबीसीज की शुरुआती संरचना होती है उसको हम रेटिकुलोसाइट्स बोलते हैं। शुरुआत में मैंने कहा था कि अनीमिया एक्चुअली में एक बीमारी नहीं है, ये एक साइन है, लक्षण है किसी भी बीमारी का। जैसे बीमारी क्या हो सकती है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कि आपके खाने में पर्याप्त खाना नहीं है, इस वजह से आपको आयरन नहीं मिल रहा। बीमारी दूसरी हो सकती है किसी को आंतों से खून का रिसाव हो रहा है, अल्सर के कारण या कैंसर के कारण। किसी को बीमारी हो सकती है थैलेसीमिया, कि उसको जेनेटिक प्रॉब्लम है, अनुवांशिक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उसको अनीमिया हो रहा है। बीमारी हो सकती है मेल एब्जॉर्प्शन की, जब मेल एब्जॉर्प्शन के कारण विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा और उसको अनीमिया हो जाता है। किसी को बीमारी हो सकती है लिवर की, सिरोसिस ऑफ लिवर, और उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम बने। हीमोग्लोबिन क्यों कम है? मतलब हीमोग्लोबिन अपने आप में एक यूनिफॉर्म बीमारी नहीं है कि सारे हीमोग्लोबिन लो के पेशेंट्स को आप एक ही तरीके से ट्रीट कर सकें, नहीं। इसके लिए हमें डिफरेंट अप्रोच लगानी पड़ती है कि क्या उसका कारण है। महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन की कमी है, इस पर भी एक स्टडी हुई जिसमें 4000 मैरिड महिलाओं के 15 से 50 साल की उम्र के बीच में टेस्ट किया गया, और उसमें भी यही पाया गया कि महिलाओं में इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसमें मिला? जो लोग वेजिटेरियन थे, जो महिलाएं पतली थी, जो महिलाएं लो सोशियो इकोनॉमिकल स्ट्राटा से थी, जो लोग नॉनवेज नहीं खा रही थी, उनमें हीमोग्लोबिन लो होने के चांसेस ज्यादा थे। और इसीलिए हमें ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए कि हम हर महिला और हर बच्चे का हीमोग्लोबिन चेक कर सकें और फिर ट्रीट कर सकें। अभी हम बात कर रहे थे कि हीमोग्लोबिन लो होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ये देखिए, एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है, ये कंप्रीहेंसिव डायग्राम है। ऊपर जाते हैं हम कि हम मैल न्यूट्रिशन, कि हम खाना ठीक से खा नहीं रहे। माल न्यूट्रिशन का ये मतलब नहीं है कि क्वांटिटी कम है, उसका मतलब है कि बैलेंस खाना नहीं जा रहा है। जैसे आयरन कम है, या उसमें विटामिन B12 कम है, या फोलिक एसिड कम है। अल्टीमेटली ये तीनों चीजें बिल्डिंग ब्लॉक है हीमोग्लोबिन बनने की, तो कम हो जाता है। सिमिलरली अगर पुअर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, किसी का हार्ट की पंपिंग कम है, तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं होता, उस वजह से भी उसका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। किसी को अगर इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन है, जैसे सेल्स टूट जल्दी रही हैं, अभी मैंने बताया था आरबीसी की उम्र होती है लगभग 3 से 4 महीने,
पर अगर उसको हीमोलिटिक एनीमिया है, उसका स्प्लीन में सेल्स जल्दी खत्म हो रही हैं, तो भी एनीमिया हो जाता है हीमोलिटिक एनीमिया में। दूसरा, अगर किसी को स्टमक में प्रॉब्लम है कि उसके स्टमक की जो सेल्स की जो लाइनिंग है वो बहुत पतली हो गई है, जिसको हम बोलते हैं एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, तो उसमें एक परनीशियस एनीमिया हो जाता है। कोई भी कारण जिसमें आपका इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग हो रही है, अल्सर है, किसी तरह का घाव है, बुजुर्ग लोगों में कैंसर का भी ये लक्षण हो सकता है। तो कई बार, पहली बार अगर किसी 50 या 60 प्लस आदमी या औरत को पहली बार अनीमिया डिटेक्ट होता है, तो उसको कोलोन कैंसर के लिए जरूर इवेलुएट करना चाहिए, स्टूल टेस्ट के द्वारा, ब्लड टेस्ट के द्वारा, या फिर हम करते हैं उनमें कोलोनोस्कोपी का टेस्ट। अब सिमिलरली अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, तो उसमें आयरन जो है लीवर में स्टोर रहता है रूटीनली, तो वो आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है। इंटेस्टाइन में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। और क्रोनिक ब्लड लॉस कहीं से भी, इंटेस्टाइन से, यूरिनरी पाथवे से, गम्स से, अगर कंटिन्यूअसली आपका रक्तस्राव हो रहा है, इवन महिलाओं में सबसे कॉमन कारण होता है मेनोरेजिया, मतलब हैवी पीरियड्स, तो भी हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। और तो नॉर्मल और अबनॉर्मल पीरियड्स, अब किसको हैवी कहेंगे, क्योंकि मोस्टली महिलाओं को यह अंदाजा नहीं होता है कि भाई अबनॉर्मल पीरियड क्या है। सो कोई भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो 5 दिन से ज्यादा चल रही है, जिसमें क्लोट्स आ रहे हैं, दिन में आप 3-4 बार से ज्यादा पैड बदल रहे हैं, वो मेनोरेजिया हो सकता है। हो सकता है उसमें कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो महिलाओं को, या कोई फाइब्रॉइड हो सकता है, या कोई पॉलिप हो सकता है, तो उनको जरूर चेक करवाना चाहिए। सिमिलरली अगर किसी के बोन मैरो में खून नहीं बनता है, उस अवस्था को हम बोलते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया। सो ए प्लास्टिक एनीमिया की वजह से, या किसी भी तरह की कोई बीमारी है, क्रोनिक बीमारी है, क्रोनिक किडनी प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, उनको भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि हीमोग्लोबिन ठीक से बन नहीं पाता। अगर हम मोटे तौर पे देखें, ब्रीफ मतलब ग्रोसली देखें, तो आयरन डेफिशिएंसी सबसे कॉमन है, फिर अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस है, और एक्टिव ब्लीडिंग अल्सर्स वगैरह की वजह से रहती है। अनीमिया रिलेटेड टू प्रेगनेंसी उसके बाद है, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से है, आयरन एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम की वजह से भी है, और सिकल सेल एनीमिया एक तरह की जेनेटिक कंडीशन है जो अपने यहाँ कम होती है, लेकिन साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा होता है। थैलेसीमिया हमारे यहाँ बहुत कॉमनली पाया जाता है। थैलेसीमिया माइनर जो है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हीमोग्लोबिन उनका थोड़ा लोअर साइड में रहता है, लेकिन लाइफ नॉर्मल चलती रहती है। लेकिन अगर 2 थैलेसीमिया माइनर लोगों की शादी हो जाती है, तो उसमें चांस है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो जाए, जो कि एज अ मेजर बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम ऑल्सो। उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिपीटेडली देना पड़ता है, और जो एक्सेसिव आयरन डिपॉजिट हो जाता है बिकॉज ऑफ रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसको निकालना पड़ता है दवाइयों के द्वारा, उसको हम बोलते हैं किलेशन थेरेपी। एक्सेस अल्कोहल इंटेक, जिससे एब्जॉर्प्शन खराब होता है विटामिन B12 का, बोन मैरो का ना बनना, ए प्लास्टिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया, ये सारे कारण हैं। मैं सब सिर्फ ये सारा इसलिए बता रही हूँ कि अनीमिया सिर्फ एक लक्षण है, उसके पीछे की छुपी हुई हमें कारण को ढूंढना है और फिर उस हिसाब से ट्रीट करना है। अनीमिया जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, जैसे पहली बार हुआ है 1 महीने के अंदर है, वो एक्यूट है, पर कई जो महीनों से चला आ रहा है, सालों से चला आ रहा है, उसको हम क्रोनिक अनीमिया भी कहते हैं। और सेल्स का साइज, आरबीसी का साइज छोटा है, बड़ा है, इरेगुलर है, उसके आधार पे भी जब डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करते हैं अनीमिया के कारण को, तो उसको डिटेल में देखते हैं। जो आरबीसी छोटी हो जाती है, उनका सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण अपने यहाँ पर होता है थैलेसीमिया, जो कि बहुत ही कॉमन होता है। आयरन डेफिशिएंसी से बहुत, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आई थिंक 80% कारण आयरन के कमी के कारण, वो इंटेक में कमी हो सकती है, वो लॉसेस हो सकते हैं, या एब्जॉर्प्शन रिलेटेड डिफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे हमने खाने में इनसफिशिएंट डाइटरी इंटेक है, या आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं है, आपकी आंतों की कोई सर्जरी हुई है तो, या लॉसेस हो रहे हैं, चाहे वो मेंस्ट्रुअल लॉसेस हो, चाहे पाइल्स की वजह से हो, या स्टमक अल्सर की वजह से हो, या कैंसर की वजह से हो। एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी हमारे ग्रामीण परिवेश में, खासतौर से वर्म इन्फेस्टेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। हुकवर्म्स वगैरह होते हैं, वो इंटेस्टाइन में लगे रहते हैं, छोटे छोटे घाव करते रहते हैं, और उससे अनीमिया हो जाता है। हमारा जो डेली आयरन कंटेंट है, वो 10 से 20 मिलीग्राम आयरन होता है, और उसमें से सिर्फ 10% एब्जॉर्ब होता है। तो वॉट एवर वी ईट, उसका 1 से 2% आयरन एब्जॉर्प्शन होता है।
जो जाके हमारे ट्रांसफेरिन में जाता है। सो ट्रांसफेरिन वो ट्रांसपोर्टेशन है कि ये यहाँ से उठा के आगे लेके जाता है, तो बोन मैरो में जाता है, फिर ये ट्रांसफेरिन हमारी आरबीसीज में जाता है, अदर प्रोसेसेस में जाता है, और डेली हमारा 1 से 2 मिलीग्राम आयरन लॉस होता रहता है, क्योंकि जो स्टमक की लाइनिंग है वो चेंज होती रहती है। सो बेसिकली एक होम्योस्टेसिस या एक बैलेंस बना रहता है कि आयरन जाता है, आयरन एक्सेस भी नहीं होता, कम भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कोई भी सिस्टम गड़बड़ हो जाए कि आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन 10 से 20 मिलीग्राम नहीं है, या आपकी एब्जॉर्प्शन 10% से भी कम हो गई है, या आपके लॉसेस बढ़ गए हैं, तो फिर आप इनवेरिएबली एक आयरन डेफिशिएंसी स्टेट में चले जाते हैं। इसी तरह अगर कोई लॉन्ग स्टैंडिंग मेडिकल इश्यूज है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस बताया मैंने, एसएलई बताया, कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन है, मैलिग्नेंसी है, तो भी हमारी किडनी जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाती, एरिथ्रोपोइटिन नहीं बन पाता और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। जो कॉमन कंडीशंस हैं जिनमें अनीमिया होता है वो क्रोहन्स डिजीज है, एसएलई है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कैंसर और लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सिरोसिस ऑफ लिवर और किडनी भी हो सकता है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे अबाउट थैलेसीमिया। सो थैलेसीमिया क्या होता है, ये हमारी हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है, जिसमें हीम यूनिट्स 4 हीम यूनिट्स हैं, 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। अगर हमारी इनमें बीटा चेन में स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम आ जाता है उसके अमाइनो एसिड्स बिकॉज ऑफ द जीन्स, देन इट कॉजेस थैलेसीमिया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे ये नॉर्मल हस्बैंड वाइफ हैं, उनके 4 बच्चे हैं, हेल्दी बच्चे हैं। इधर आप देख रहे हैं कि एक जो पार्टनर है वो थैलेसीमिया माइनर है, दूसरा नॉर्मल है, तो 2 बच्चों को 50% चांसेस हैं कि उनको थैलेसीमिया माइनर होगा। लेकिन अगर 2 थैलेसीमिया माइनर लोग शादी होती है उनकी और बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, तो 25% चांसेस ये हैं कि उनके एक बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, जिसमें ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है कि हम प्री मैरिज काउंसलिंग करवाएं। जो लोग थैलेसीमिया माइनर हैं, जैसे लोग अपनी जन्म पत्री मिलवाते हैं, उसी तरह से थैलेसीमिया का टेस्ट करवाया जा सकता है, और इसमें कोई टैबू नहीं है, कोई सोशल वो नहीं है, नॉर्मल चक्र है जिसके लिए हम करवा सकते हैं। सो जिस भी पेरेंट्स को थैलेसीमिया माइनर है या जिस भी बच्चे को थैलेसीमिया माइनर है, व्हेन दे गेट मैरिड एंड डिसाइड टू हैव चिल्ड्रन, सो दूसरे पार्टनर का आपको थैलेसीमिया स्क्रीनिंग एक बार करवा लेना चाहिए। B12 एक और कमी है जो आजकल बहुत कॉमनली पाई गई है, ना सिर्फ वेजिटेरियन लोगों में बट नॉन वेजिटेरियन लोगों में भी। और जो लोग स्लिमिंग सर्जरी करवाते हैं, गैस्ट्रिक बाईपास, उन लोगों में भी B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। थायराइड, अल्कोहल, ड्रग इंड्यूस्ड वगैरह कॉजेज में भी B12 की कमी रहती है। सिमिलरली कुछ कभी कभी बोन मैरो खून नहीं बना पाता, जो एक सीवियर और सीरियस कंडीशन बन जाती है, जिसको हम कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। और इसके कारण तो जेनेटिक और एक्वायर्ड भी हो सकते हैं, कभी कभी कुछ दवाइयां हो सकती हैं, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, रेडिएशन एक्सपोजर भी हो सकता है। तो ऐसे में एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, और अल्टीमेटली उसमें लिस्ट बहुत लंबी है कि क्या क्या चीजें हमें कर सकती हैं, बट मेनली एंटी सीजर मेडिकेशन, बहुत सारी कैंसर ड्रग्स हैं, बहुत सारी सल्फा ड्रग्स वगैरह हैं। सो कभी भी डाउट हो आपके हीमोग्लोबिन कम रहता है तो क्या ले रहे हैं आप दवाइयां, क्या क्या खाई थी। इस स्टेज पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना चाहूंगी कि एक बार वी हैड अ पेशेंट जो लो हीमोग्लोबिन के साथ आया। आदमी था और उसका हीमोग्लोबिन 8 था। तो आदमियों में हीमोग्लोबिन लो होना वो बहुत ही रेयर है, स्पेशली अगर पाइल्स भी नहीं हो रही है। हिस्ट्री लेने पे हमें पता चला कि ये पेशेंट डायबिटिक है। और फर्दर हिस्ट्री लेने पे पता चला कि किसी ने इसको कहा कि कुछ आयुर्वेदिक दवाई लेने से इसकी डायबिटीज बिल्कुल डिसअपियर हो सकती है। सो ही स्टार्टेड टेकिंग दैट मेडिकेशन। उस मेडिसिन का उसको पता नहीं था कि वो क्या है, तो हमने कहा ला के दिखाओ। तो वो एक लाल लाल सा पाउडर था। उसको हमने टॉक्सिकोलॉजी लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा, तो पता चला कि वो सिंदूर था जिसमें लेड टॉक्सिसिटी हो, लेड मेन कंपोनेंट था, और लेड की वजह से उसे टॉक्सिसिटी हो गई और उसका बोन मैरो ने काम करना कम कर दिया। सो वो अनीमिया का कारण उसमें एक्सोजीनस मेडिसिन, जिसको उसने देसी दवाई समझा था, वो था। सो बिना प्रॉपर नॉलेज के, बिना प्रॉपर कंसल्टेशन के कोई भी पदार्थ सिर्फ नेचुरल है ये सोचकर ना लें। एनीमिया जब बहुत कम हो जाता है, 5 ग्राम से भी कम, तो उसको हाइपर एनीमिया बोलते हैं। और रिफ्रैक्टरी एनीमिया वो होता है जो 3 महीने के ट्रीटमेंट के बावजूद भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसको हम रिफ्रैक्टरी एनीमिया कहते हैं।
सिकल सेल एनीमिया को मैं थोड़ा सा स्किप करूंगी क्योंकि अपने यहाँ कम होता है, लेकिन फिर भी ये ऑल्सो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें आरबीसी सिकल मतलब डराती, मतलब क्रिसेंट शेप की हो जाती है जब भी पानी की कमी होती है या जब भी थोड़ी ऑक्सीजन की कमी होती है, और वो जाके छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में फंस जाती हैं, क्लॉट बन जाती हैं और उससे प्रॉब्लम होती है। सो WHO की ग्रेडिंग के हिसाब से माइल्ड एनीमिया होता है 10 ग्राम से कम, मॉडरेट एनीमिया होता है 7 से 10 के बीच में, और ग्रेड 3 सीवियर एनीमिया होता है लेस देन 7। और सिम्टम्स क्या क्या होंगे? हमें लगता है कि एनीमिया बहुत ही माइनर सी चीज है, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ देखेंगे हम कि हेड टू टो आपको क्या क्या हो सकता है अगर हीमोग्लोबिन कम है तो। सो आपको सिर में दर्द हो सकता है, फटीग, टायर्डनेस हो सकती है, फेंटिंग भी हो सकती है। आंखों में पीलापन हो सकता है अगर हीमोलिटिक एनीमिया है तो। स्किन पेल हो जाती है, जैसे रंग चला गया है, जैसे आप फेडेड से लगने लग जाते हैं, ठंड ज्यादा लगती है, सांस तेज हो जाती है, और स्टेमिना आपका घट जाता है, मांसपेशियों में कमजोरी लगती है, स्टूल का कलर ब्लैक या व्हाइट हो जाता है, हार्ट में आपके दिल की धड़कन बढ़ सकती है, हार्ट रेट फास्ट हो जाता है, छाती में दर्द हो सकता है खून की कमी की वजह से, और एंजाइना भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, स्क्रीन एनलार्ज हो सकता है। एक और कंडीशन जिसको मैं शुरू में डिस्कस काउजेज में डिस्कस करना भूल गई, उसको वो है सीलिएक डिजीज। सो कुछ लोगों को बचपन से ही आयरन की ये जो अपना व्हीट है, ग्लूटीन जो होता है, ग्लूटीन से एलर्जिक होते हैं। सो सीलिएक डिजीज भी काफी कॉमनली हम देखते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो फेलियर टू थ्राइव, जो बहुत पतले रहते हैं, जिनका वजन नहीं घट रहा होता और क्रोनिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया चल रहा होता है जो ठीक नहीं हो पा रहा। तो इवैल्यूएशन में जब पेशेंट नहीं रिस्पॉन्ड करता है या वेट भी कम है ऐसे में, और एब्डोमिनल सिम्टम्स भी हैं, तो हम ग्लूटीन के लिए टेस्ट होता है एंटी टीटीजी, वो भी करवाते हैं। और इट इज क्वाइट कॉमन एक्चुअली, महीने में मैं कम से कम एक पेशेंट जरूर देखती हूँ जिसको सीलिएक डिजीज होता है। और कुछ पेशेंट्स विदेशों में तो ये बीमारी जो है बहुत ही बचपन में ही पकड़ी जाती है, और हमारे यहाँ पे बहुत अडल्टहुड तक ये बीमारी नहीं पकड़ी जाती, क्योंकि मैंने 55 साल की भी एक महिला को जो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाती थी उसमें सीलिएक डिजीज डायग्नोज की, और विद इन 6 मंथ्स वो इतनी ठीक हो गई कि सिर्फ मुझे एक बार ये बताने के लिए आई कि मैंने जिंदगी में इतना अच्छा कभी नहीं फील किया है। इस पिछले सप्ताह में भी मैंने एक 32 ईयर्स की लेडी को सीलिएक डिजीज में डायग्नोज किया, और इनमें बहुत ही ग्रेटिफाइंग रिजल्ट्स मिलते हैं जब आप डाइटरी मॉडिफिकेशन देते हैं, आयरन देते हैं। खून की कमी के कारण काइलोनिकिया मतलब डिप्रेस्ड नेल्स भी हो सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं तो नेल की शेप नॉर्मल ऊपर वाली है, या नीचे आपको ऐसा डिप्रेस्ड नेल हो जाए, उसको वो भी एनीमिया का लक्षण हो सकता है। कभी कभी हमारे मुंह के एंगल के चारों तरफ ऐसे कट लग जाते हैं, जिसको कुछ लोग कहते हैं झूठन हो गई, कुछ लोग कुछ कहते हैं, इसका केमिकल जो इसका मेडिकल नेम है उसको हम एंगुलर किलाइटिस बोलते हैं। सो एंगुलर किलाइटिस भी एनीमिया के लोगों को बहुत होती है। अगर हीमोलिटिक एनीमिया या थैलेसीमिया है तो तिल्ली या स्प्लीन का बढ़ा हुआ होना सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आज आपसे बात करूंगी वो है पाइका। पाइका क्या होता है? मिट्टी खाने की इच्छा होना, व्हेन यू क्रेव नॉट टू ईट थिंग्स विच आर नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और लोग सोचते हैं मिट्टी खा रहे हैं तो इनमें कैल्शियम की कमी है, नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर किसी को मिट्टी खाने का, कच्चे चावल खाने का, आइसक्रीम खाने का, ये आइस खाने का या चॉक खाने की इच्छा होती है, ऐसे क्रेविंग्स होती है, तो उसको हम पाइका बोलते हैं। और वो शॉर्ट लक्षण है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। अभी और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में रंग फीका पड़ जाता है, जिसको हम पैलर कहते हैं। आंखों में जो नीचे वाली जो देख रहे हैं आप, जो कंजक्टाइवा है, वो फ्रेश पिंक की बजाय पेल पिंक लगनी शुरू हो जाती है। अनीमिया के सिम्टम्स में बच्चों को भूख नहीं लगना, उदासीनता होना, महिलाओं में टायर्डनेस होना, एनर्जी नहीं होना, सिर दर्द रहना बार बार, मांसपेशियों में दर्द होना। और एक इम्पोर्टेंट कारण कभी कभी होता है कि पैरों में एक अजीब सी बेचैनी होती है, और रात के समय ज्यादा होती है या जब आप बैठते हैं, जिसको हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। वो भी एक 100% डायग्नोस्टिक है कि इसको आयरन डेफिशिएंसी है। स्टूल कलर चेंज होना, दिल की धड़कन बढ़ना, बीपी का लो होना, ठंड लगना, ये सारे कारण हैं। सो हम डायग्नोज कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, कंप्लीट ब्लड काउंट करवा के। सो कंप्लीट ब्लड काउंट करवा के आप इसको डायग्नोज भी कर सकते हैं। हम लोग सारे RWA सोसाइटीज में सीरियली फ्री हीमोग्लोबिन कैंप लगाएंगे, प्रेफरेबली संडे को लगाएंगे। सो आप सबसे अनुरोध है कि आप खुद भी करवाएं,
आपके फैमिली में, आपके मोहल्ले में जो भी लोग हैं, प्लीज उनको पार्टिसिपेट करिए. दिस विल बी एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइज, और पता चलने पर हम फिजिशियन कंसल्टेशन और डाइटरी कंसल्टेशन भी करवाएंगे. फिजिकल एग्जामिनेशन, तरह तरह के लैब टेस्ट करने पड़ते हैं, पर हर एक पेशेंट को सारे टेस्ट करने की जरूरत नहीं. इसलिए प्रॉपर हिस्ट्री लेना, डाइट हिस्ट्री लेना और एक प्रॉपर सीबीसी एग्जामिनेशन करने से ही हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन का पता चल जाता है. सो अनीमिया का मैनेजमेंट क्या होगा कि पहले हम उसका कारण देखें. न्यूट्रिशनल तो नहीं है, मेंसेस रिलेटेड तो नहीं है, वर्म्स तो नहीं है, कितना है. फिर हम आयरन सप्लीमेंट, विटामिन सी, विटामिन B12 जो भी रिक्वायर्ड है उसको, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उसको सीरियली फॉलो करें. कुछ सिंपल चीजें हैं जो हम आयरन और विटामिन सी से ठीक कर सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम हेल्दी खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, खाने को ओवर कुक नहीं करें, और खाने के साथ अगर हम दूध, चाय, कॉफी ले लेते हैं तो वो भी आयरन एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है, तो सारा फायदा नहीं रहता. तुरंत खाने के बाद कभी भी चाय, कॉफी नहीं लेनी चाहिए. खाने के साथ में अगर आप विटामिन सी का कोई सोर्स लेते हैं, जैसे लेमन है, आंवला है, अगर ये चीज लेते हैं तो विटामिन सी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, और उससे आपका सेहत बहुत अच्छा रहेगा. ओवरऑल एनीमिया में प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है अगर हम डिटेक्ट कर लें और मैनेज कर लें. बाकी एक कारण पे भी डिपेंड करता है कि मैलिग्नेंसी है या कोई और कारण है. सो आई थिंक टाइमली अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग. और फिर बार बार हम उसको रिविजिट भी करें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो ये कुछ प्रोसीजर, इनको स्लाइड्स को मैं स्किप कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों के questions ले सकूं, and we can have it a bi-directional communication rather than only me speaking. So thank you very much, guys. I am open to questions. भूपेंद्र, हेलो. हाँ जी जी नमस्ते, बताएं. नमस्ते मैम, मैं क्लोज नोट से बोल रहा हूँ मैम. जी मैम, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे को कई बार ना माइग्रेन की दिक्कत हो जाती है, क्या वो भी एनीमिया से रिलेटेड ही है क्या मैम? देखिए, सरदर्द अनीमिया की कमी से काफी कॉमनली हो जाता है, और जो माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी भी अनीमिया की वजह से बढ़ सकती है. बट अनीमिया प्राइमरी कॉज है इसका ये कहना मुश्किल है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जरूर बढ़ सकती है अनीमिया के कारण. ओके मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू. और किसी के पास कोई और सवाल? Hi, good afternoon, doctor. गुड आफ्टरनून प्रवीण जी. Ma'am, I have a question for you. Actually, I just heard you saying that if you have a craving for rice, yes, I do get craving for eating rice because, my hemoglobin count is 11. So I just need to consult with you. What are the correct measures that I can take so that I can improve and don't get anemic? So Praveen ji, as I said, for a male person 11 is very less. So उसमें रेलिवेंट एक तो ये देखना पड़ेगा कि किस तरह का हीमो है. इज इट बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि आपको आइस या इस तरह की चीज खाने की इच्छा हो रही है, तो आप अपना सीबीसी का टेस्ट करवाएं और आयरन स्टडीज करवाएं. साथ में मेल्स में मैंने अक्सर ये देखा है कि जो कारण होता है अनीमिया का वो हेमरॉइड से रिलेटेड होता है. पाइल्स इज अ वेरी कॉमन कॉज. सो पाइल्स का कुछ कॉन्स्टिपेशन का तो सवाल नहीं है, उस चीज पे भी करना चाहिए. सो ये बेसिकली आपकी न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, आपकी बाउल हैबिट्स कैसी हैं, फिर डीवर्मिंग करना चाहिए, और आयरन लो है तो आयरन को सप्लीमेंट करने से ये समस्या ठीक हो जाएगी. Okay, and one more question, doctor. Like you mentioned that I do get, I feel the fatigue also during the daytime, and yes, when I walk a few steps, I feel tired. So is that all related to anemia, ma'am? Most likely, but there sometimes जो deficiencies हैं वो combined चलती हैं, जैसे आयरन भी कम है, B12 और D3 भी कम हो सकता है. So एक thorough examination would help, sir. So we'll close the session today now, and I would really like to thank Dr. Sushila Kataria. It is such an honor for me to thank you and all the participants. On behalf of Primary Care Clinics, I would like to express my gratitude to all esteemed participants of the webinar for their valuable time and participation to make this webinar a great success. I extend my gratitude to our speaker, Dr. Sushila Kataria, to take out time from her busy schedule to speak in the webinar. Thank you for your inspiring and encouraging words, Doctor. Thank you so much.